हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट ही है। एग्रीमेंट क्या है? एक आदमी ने कुछ ऑफर किया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया। सो व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, एक आदमी ने दूसरे को कुछ भी ऑफर किया और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एग्रीमेंट है। अगर ये कमर्शियल नेचर का हो, लीगल हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। टेक्निकली पढ़ेंगे अभी, बट बेसिकली यही है कि एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो, तो ये एग्रीमेंट बन गया। और साथ में अगर ये लीगल हो, साथ में अगर ये बेसिकली कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो प्राइमरली गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये गवर्न होता है मेनली। इसी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन और एनफोर्सिबिलिटी की बात भी बताई गई है। तीन चीजें आ गई। फॉर्मेशन, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे, कब होगा, फिर एग्रीमेंट होने से तो होगा नहीं, उसकी एग्जीक्यूशन भी तो चाहिए। जो बात भी एग्रीमेंट में लिखी थी, मान लेते हैं एग्रीमेंट यही था कि आप मुझे 50 किलो सीमेंट दे दीजिए। आप बोलोगे सर सीमेंट तो बैग्स में होती है। अच्छा भाई, चेंज कर लेते हैं। सपोज मैंने उससे 10 kg जो है सीमेंट ले ली, या कुछ और आइटम सोच लो, मैंने 2 टन सरिया ले लिया, कुछ भी, एनी कमर्शियल, मैंने टैक्सी हायर कर ली, कोई सर्विस भी तो हो सकती है। एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कोई शर्ट परचेज कर ली, मैंने कोई बाइक परचेज कर ली, कुछ भी, तो एक हुआ ऑफर एक्सेप्टेंस। अच्छा, डील हो गई। डील होना तो हुआ फॉर्मेशन। उसके बाद आएगी उसकी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में सर्विस होगी तो सर्विस प्रोवाइड होगी, प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट डिलीवर होगा, एंड सो ऑन। फिर तीसरी चीज है एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी की जरूरत तब पड़ती है किसी को फोर्स करना कि भाई तू कर। वो तो जरूरत तब पड़ेगी ना जब आप नहीं करोगे। अगर आप कर ही रहे हो तो फिर क्या ही बात है। सो फॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन एंड एनफोर्सिबिलिटी जो है एग्रीमेंट्स की, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी है। 1872, आप बोलोगे ये क्या होता है? 1872 जब ये एक्ट पास हुआ, जैसे अभी हम पेपर पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्राइम्स, उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023। अब वो तो एकदम लेटेस्ट है, लेकिन ये 1872 से चल रहा है। अब चल रहा है तो चल रहा है क्योंकि बेसिक्स हैं जो आज तक कभी चेंज ही नहीं हुए। तो आज से 150 साल पहले बना था अंग्रेजों के जमाने में, वो आज तक इंडिया में चल ही रहा है। आईपीसी भी 1860 का था, वो अब चेंज होकर 2023 का बीएनएस बना है। खैर छोड़ो। तो कहने का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक से ना हो रहा हो, आपके हिसाब से नहीं हुआ, दोनों में से कोई भी पार्टी हो सकता है, आपने पैसे दे दिए हो, उसने पूरा सामान ठीक से ना दिया हो, या आपने सामान दे दिया, उसने ठीक से पैसे ना दिए हो। तो जब दोनों पार्टीज ने कुछ कुछ प्रॉमिस किया ना, एक ने कहा मैं सामान दूंगा, एक ने कहा मैं पैसे दूंगा, तो अगर दोनों में से कोई भी पार्टी गड़बड़ करेगी तो वो दूसरी पार्टी जो पीड़ित हुई एक तरह से, वो कोर्ट में जाएगी उस एग्रीमेंट, उन टर्म्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए। इसको बोलते हैं एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। कब, कौन, कहां, कैसे जाएगा, ये तो फिर बहुत लंबी बात हो गई, बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिक्स, पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन। सो टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है? टर्म कॉन्ट्रैक्ट कहती है एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब लॉ में तो सारे ही एग्रीमेंट एनफोर्सिबल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन पर्सनल नेचर के नहीं होंगे। अब आपने अपने एक दोस्त को बोला फिल्म देखने चलेगा, उसने बोला हाँ चलूंगा, फिर वो नहीं चला। ऑफर था, उसने एक्सेप्ट भी किया, अब वो नहीं चल रहा, आपका मूड खराब हो गया। लेकिन इस बात के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये पर्सनल नेचर का एग्रीमेंट था। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, लेकिन ये कमर्शियल नेचर का नहीं है। तो बेसिकली जो कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स हैं, बेसिकली वो इंप्लीमेंट होते हैं। आपने एक मंदिर को बोला मैं रोज सुबह आगे झाड़ू लगाऊंगा जी, चिंता मत करो, फिर आप आए ही नहीं, या आपने एक दिन झाड़ू लगाई, उसके बाद आप सो गए, नहीं आए। ये एनफोर्स नहीं किया जा सकता, पर्सनल नेचर का है। ऐसे ही इलीगल एग्रीमेंट्स भी, सपोज आपने एग्री कर लिया, हाँ भाई उसको गोली मार दे, मैं तेरे को 3 लाख रुपए दे दूंगा। अब ये थोड़ी आपने, उसने माना गोली मार दी और वो 3 लाख नहीं दे रहा, या उसने 3 लाख ले लिए और गोली नहीं मारी, तो आप कोर्ट में चले जाओगे मैंने उसको 3 लाख रुपए दिए थे, इसने गोली नहीं मारी।
या गोली मार दी 3 लाख नहीं दे रहा। अब ऐसे मामले थोड़ी कोर्ट में जा सकते हैं, लीगैलिटी भी तो होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सारी टेक्निकल बातें इस पूरे सिलेबस में पढ़नी है हमें। तो अभी फिलहाल समझने की जरूरत है कि एग्रीमेंट जो लीगल हैं, लीगल ऑब्जेक्ट के लिए हैं, कमर्शियल नेचर के हैं, वही एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं। अब हम इसके अंदर 2 मेजर कंपोनेंट्स की बात करेंगे। पहला है एग्रीमेंट, सेक्शन 2E में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी एक आदमी कुछ प्रॉमिस कर रहा है, दूसरा कुछ प्रॉमिस कर रहा है। आमतौर पर 2 में से एक पार्टी पैसे देने का प्रॉमिस करती है। होने को यह भी हो सकता है कि भाई आप मुझे 10 किलो आटा दो, मैं आपको 3 किलो चीनी दूंगा, पर ये पुराने जमाने में चलता था बार्टर, अभी तो ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज की तारीख में 2 प्रॉमिस में से एक प्रॉमिस तो कैश का ही होगा और एक ने कुछ करना है, या तो उसने सामान देना है या सर्विस देनी है। आमतौर पर तो यही होगा ब्रॉडली। सो एग्रीमेंट में इसका मतलब हमेशा 2 पार्टीज होंगी प्रैक्टिकली अगर हम समझें, और उनमें से एक पार्टी पैसे देने की बात करेगी और एक पार्टी प्रोडक्ट या सर्विस देने की बात करेगी। जहां तक सवाल है एनफोर्सिबिलिटी की, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, तो द एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। मैंने पहले कहा सोशल डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए, और लीगल 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 होना बहुत जरूरी है। कानून पढ़ रहे हैं तो कानूनी ही होना चाहिए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कोई भी ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा, और एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये चीज मैंने अच्छे से समझा दी। प्रॉमिस, व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। आप बोलोगे सर इसको तो आप एग्रीमेंट बोल रहे थे, हाँ सेम है। सो व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, एक ही बात है। अब हम कई बार क्वेश्चन बड़ा आता है तो बोलते हैं जी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखो। ऐसे तो मैंने कैजुअली आपको समझा दिया है कि क्या क्या जरूरी है, बट फिर भी सबसे पहली बात तो देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। एक आदमी लॉफुल ऑफर करे और दूसरा उसको एक्सेप्ट करे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पूरा चैप्टर है ही अलग से। आप सोचोगे सर मैंने तो कहीं और पढ़ा था, इसमें और भी बातें थी। इन सब बातों के बारे में ही बहुत सारी बातें हैं। एक तरह से ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, ये पूरे सिलेबस की समरी है करीब करीब। यही पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसमें मैंने जानबूझ के केसेस कवर नहीं किए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो केसेस कवर करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे आपने काफी केसेस जब पढ़ रखे होंगे तो वो आप इसमें इंक्लूड कर देना। अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा फास्ट आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है ज्यादा गहराई में भी जाने का। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नेचुरली लीगल रिलेशनशिप जरूरी है, पर्सनल नेचर का, सोशल नेचर का नहीं चलेगा। मैंने दोस्त का भी एग्जाम्पल दिया, मंदिर का भी एग्जाम्पल दिया। पर्सनल सोशल एग्रीमेंट्स प्रोमिसेस वो नहीं, कमर्शियल। सो इंटेंशन जो है वो लीगल रिलेशनशिप की होनी चाहिए, जो कि कमर्शियल में ही होती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पर एक केस का 1919 का, नेचुरली जब एक्ट 1872 का है तो केस भी 1919 का है, कि हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें 30,000 रुपये मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं दूंगा। तो इशू ये था कि क्या ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोर्ट ने कहा ना, ये तो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। अब क्योंकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो हस्बैंड ने अगर नहीं भी दिया तो फिलहाल चलेगा। वो बात अलग है, डिवोर्स के अंदर ऐसे नहीं होता। जब डिवोर्स हो जाता है और मेंटेनेंस कोर्ट फिक्स कर देती है फिर तो देना पड़ता है। बट अगर अभी वाइफ घर में रह रही है, उसने हो सकता है कैजुअली प्रॉमिस कर दिया हो या ऐसे ही बोल दिया हो करवा चौथ पे कि चल तेरे को हर महीने 30,000 दूंगा, अब नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, तो ये एनफोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं होते। लॉफुल कंसिडरेशन होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, चल भाई जाके उसको गोली मार दे, ये सब चीजें थोड़ी चलती हैं। तो कंसिडरेशन होनी चाहिए, लेकिन लॉफुल। कोई भी माना प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं, सपोज एक आदमी ने पैसे दिए और उसने कोई इलीगल गन देनी थी जो भारत में अलाउड नहीं है, स्मगल्ड गन, तो फिर अब वो ये तो फिर ऑब्जेक्ट ही गलत है आपका। तो ऐसी चीजों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एनफोर्सिबल नहीं होते क्योंकि इलीगल है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पार्टीज भी कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या, जैसे मेजर 18 साल से बड़े हों, दिमाग सही हो, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब जैसे जो लोग अपराधी घोषित हो जाते हैं या देशों के जो दुश्मन हैं जिनसे वॉर चल रही हो, ऐसे लोग डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक केस है, जैसे मोहरो बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, 20 बार आएगा सिलेबस में। अभी से आना शुरू हो गया पहले क्वेश्चन से, और ये आता ही जाएगा जब तक ये सूरज चांद रहेगा, तब तक ये केस रहेगा।
क्या है केस जी? मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 का केस है। इसमें एक बच्चे ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दिया, माइनर मॉर्गेज इज प्रॉपर्टी टू अ मनी लैंडर। लोन ले लिया, लोन वापस नहीं किया। अब क्वेश्चन ये आया कि माइनर का एग्रीमेंट वैलिड है। उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट में प्रीवी काउंसिल होती थी। नेचुरली सुप्रीम कोर्ट वगैरह तो आए ना आजादी के बाद, 1947 के बाद ही, तो 1903 अंग्रेजों के जमाने की बात चल रही है। तो उस समय प्रीवी काउंसिल होती थी। प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा? माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, बिल्कुल शुरू से ही गलत है, बेकार है, नल है, वॉइड है, रद्दी है। इसका मतलब अगर उसने एग्रीमेंट कर भी लिया तो भी उसकी लायबिलिटी देने की नहीं है। आप बोलोगे ऐसे तो फिर हर कोई लूट लेगा। हाँ लूट लेगा, तो फिर क्या करें? बच्चों के साथ डील ही मत करो। यस, आपको सुन के बेशक अजीब लगे, बट मैं कानून पढ़ा रहा हूँ, जनरल डिस्कशन नहीं कर रहा आपसे। कानून यही है कि बच्चों के साथ आप कोई डीलिंग मत करो। अगर करोगे और उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कानून हर तरह से माइनर को प्रोटेक्ट करेगा। सो बेटर है कि माइनर्स के साथ संभल के डील करो, नहीं तो ना करो। एनीवे, नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। एक आदमी जिससे आप डील कर रहे हो अपनी मर्जी से आपसे डील करे ना, होशो हवास में, सोच समझ के, नहीं हवा में नहीं। अब अगर आपने माना किसी को डरा धमका दिया या कोर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब जैसे पेरेंट्स बच्चों की, हस्बैंड वाइफ की, या कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की, डॉक्टर पेशेंट की, वकील अपने क्लाइंट की, इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है ना कोई बहुत बड़ा नेता एक आम आदमी को, या बहुत बड़ा कोई साधु बाबा अपने जो उनके वो होते हैं शिष्य उनको। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है कि वो असर कर सकते हैं उस पर। हो सकता है कि 5 लाख की गाड़ी उससे वो 1 लाख में खरीद ले, तो असर होता है ना उन पे, इन्फ्लुएंस होता है। तो वो चीजें अलाउड नहीं है। आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। फ्रॉड कर दिया आपने किसी को, झूठ बोला, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलती से झूठ बोला तो मिस्टेक। एक हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन कि जानबूझ के झूठ बोला, और एक हो गया मिस्टेक, गलती से झूठ बोल दिया। तो इन सब पे भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, मैंने पहले बता दिया। इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कुछ नहीं चलेगा। इलीगल कुछ भी जो देश के कानून के हिसाब से अलाउड नहीं। इमोरल, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे एग्रीमेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं, वैलिड नहीं है, एनफोर्सिबल नहीं है, ये सब इमोरल माने जाते हैं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो भी देश के सिद्धांत हैं उनके खिलाफ। अब माना कोई बच्चे खरीद बेचने लग जाए कि कोई बात हुई, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इस तरह की चीजें अलाउड नहीं हो सकती। देन नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट जो है इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एक आदमी ने एग्रीमेंट कर लिया, भाई तू शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। ये कैसे एग्रीमेंट है? या तू बच्चे पैदा नहीं करेगा, या तू नौकरी नहीं करेगा, या तू बिजनेस नहीं करेगा, एग्रीमेंट कर लिया आपस में। इस तरह के फालतू के एग्रीमेंट्स को कोर्ट एनफोर्स करने वाली नहीं है, वो बोलते हैं भाई ये सब नहीं चलेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, किसी ने कह दिया भाई जिंदा मरे हुए को जिंदा कर दे, या मेरे को यहां से चांद पर पहुंचा दे, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो एग्रीमेंट ऐसा तो हो जो कि हो पाए, पॉसिबल तो हो, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे उटपटांग एग्रीमेंट करोगे तो कोर्ट बीच में नहीं घुसेगा। और कई बार लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, जैसे राइटिंग में होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन। अब जैसे प्रॉपर्टी की डील्स होती हैं उनकी रजिस्ट्री होती है, अगर रजिस्ट्री नहीं है तो फिर वो वैलिड नहीं है। सो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सम टाइम रजिस्ट्री होना भी जरूरी होता है, राइटिंग में होना जरूरी होता है। तो ये सब चीजें हैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब कई बार एक लाइन ये आ जाती है एग्जाम में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्लेन। ऑब्वियसली एग्रीमेंट अगर लीगली एनफोर्सिबल है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसका मतलब जितनी भी एग्रीमेंट है वो जरूर नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जब तक कि वो लीगली एनफोर्सिबल ना हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर है, कॉन्ट्रैक्ट हम मानते हैं उसको जो कि एग्रीमेंट भी हो और एनफोर्सिबल भी हो, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट तो होगा ही, उसके बाद की बात है ना वो तो। लेकिन सारे एग्रीमेंट जरूर नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो। मैंने अभी इतना सारे तो बताया एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट, पर्सनल एग्रीमेंट, इलीगल, इमोरल, इम्पॉसिबल, कितने तरह के एग्रीमेंट बता दिए जिसमें लोग आपस में एग्री कर लेते कुछ भी उठपटांग, बट वो एनफोर्सिबल तो होते नहीं। तो दे आर ओनली एग्रीमेंट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो ये नंबर मैंने आपको दिए हैं, आप इन नंबर्स पे अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको खरीदने के लिए भी नॉमिनल प्राइस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वहां पर भी अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।